बुलेटिन में आपको मुंबई की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं महानगर टॉप 10 में। सुशांत केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी। मुंबई में भाई शोविक और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के भी सवाल जवाब। सुशांत मौत केस में बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। रिया और उसके परिवार का सिर्फ पैसे हड़पना था मकसद। बनाई गई थी सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी कहानी। मुंबई में क्वारंटीन से छूटे पटना के सिटी एसपी का आरोप। क्वारंटीन से जांच हुई प्रभावित। 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे हलफनामा। सुशांत केस पर महाराष्ट्र बीजेपी की मांग, जांच में गतिरोध ना हो इसीलिए लंबी छुट्टी पर भेजे जाएं पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। सुशांत केस में सीबीआई की जांच शुरू होने पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने जताई खुशी। रिया की ईडी में पेशी के बाद ट्विटर पर लिखा, हर हर महादेव। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने किया इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का ऐलान। इलेक्ट्रिक बाइक ऑटो खरीदने पर मिलेगी 30,000 की छूट, कार पर छूट 1.5 लाख। दिल्ली में निर्भया जैसी दरिंदगी की शिकार 12 साल की बच्ची की हालत नाजुक। मुख्यमंत्री ने कहा, मासूम के लिए दुआ करिए। आरोपी को कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा की इजाजत। 10 अगस्त से परीक्षा। छात्रों को ईमेल और यूनिवर्सिटी पोर्टल के जरिए मिलेंगे प्रश्न पत्र। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1192 नए केस आए। 1108 लोग ठीक हुए। 23 लोगों की मौत। अब तक 1,42,723 लोग हुए संक्रमित। दिल्ली में अब 1 घंटे ज्यादा खुलेगी शराब की दुकानें। एक्साइज डिपार्टमेंट में जारी किया आदेश। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे वाइन शॉप। और अब बात करते हैं जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसे लेकर जी न्यूज की मुहिम पिछले 54 दिनों से इसी तरह लगातार जारी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई खबर हमारे लिए सिर्फ एक समाचार नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है। पहले आपको इस मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी बातें, 10 बड़ी खबरें हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो पहली बड़ी खबर यह है कि मुंबई के ईडी ऑफिस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर। दूसरी बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती से उनकी 3 प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के खातों से हुई लेन देन पर भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है। सीबीआई जल्द ही घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। साथ ही बड़ी बात यह कि जी न्यूज के पास आपको बता दें कि रिया के मोबाइल की 1 साल की कॉल डिटेल्स मौजूद हैं। रिया के फोन कॉल की ये डिटेल्स हैं। छठी बड़ी बात यह कि पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सबसे ज्यादा 1192 बार रिया चक्रवर्ती ने बातचीत की, यानी कि अपने पिता से सबसे ज्यादा बार बात हुई है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल नंबर पर 145 बार रिया ने फोन किया है। ये बातचीत हुई है दोनों के बीच। सुशांत केस में बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और रिया और उसके परिवार का सुशांत के पैसे हड़पना मकसद। ये बिहार सरकार ने कहा है कि मकसद ही यही था, पैसे हड़पना। बीएमसी ने पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी का होम क्वारंटीन जो किया था, अब वो खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई अब तक की हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह केस में केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। केंद्र ने कोर्ट से मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत राजपूत मामले में केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरी खबर? देखिए शिरीन, जो
डीओपीटी ने जो पक्षकार बनने की बात कही है उसके मुताबिक ये है कि कोई भी इस तरह का फैसला बिना उनकी सुनवाई के ना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कि जो मामला था बिहार सरकार ने सबसे पहले दर्ज किया था, वहीं महाराष्ट्र सरकार वो कह रही थी कि जो बिहार सरकार ने मामला दर्ज किया है वो गलत तरीके से है और उसकी जांच महाराष्ट्र सरकार कर रहे हैं, यानी कि दो राज्यों के बीच ये मामला फंसा हुआ था। इसी बीच जब बिहार सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच वो सीबीआई को सौंप रहे हैं, जिसको लेकर के परिवार भी लगातार मांग कर रहा था, और डीओपीटी ने बिहार सरकार के जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था सीबीआई से जांच कराने के लिए, और सीबीआई ने मामला भी दर्ज कर लिया। तो इसको लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार इसको लेकर के विरोध जताती रही है, तो इसको लेकर के किसी तरह का एडवर्स फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट, तो इसको लेकर के कहा गया है कि डीओपीटी को भी इस पूरे मामले को लेकर के सुना जाए, क्योंकि अगर कायदे से देखें शिरीन, तो महाराष्ट्र सरकार इंक्वायरी यानी कि सीआरपीसी 174 के तहत इंक्वेस्ट इंक्वायरी कर रही थी, किसी तरह का कोई मामला आईपीसी में दर्ज नहीं किया गया था। वहीं जो सुशांत के पिता है उन्होंने बिहार में पटना के अंदर मामला दर्ज कराया गया था, जो कि आईपीसी में दर्ज किया गया था, जिसमें अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके अलावा चोरी और जो तमाम तरह के जो दूसरे थे आरोप थे, जिसमें साजिश भी लगाने का आरोप था, साजिश करने का, वो तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद वहां पर मामला दर्ज करके इसकी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं कि वो शुरू की जा चुकी थी। यानी कि बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो उनके पास पूरा हक था, उसी के तहत उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी। तो इसको लेकर के पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर के कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की जो सुनवाई होती है या फैसला आता है तो उसमें डीओपीटी का, क्योंकि कोई भी सरकार अगर किसी भी राज्य सरकार अगर कोई सीबीआई से जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसको डीओपीटी ही आगे जारी करता है सीबीआई जांच की मंजूरी के लिए। इसलिए कहा गया है कि डीओपीटी का पक्ष सुने बिना इस पर किसी तरह का फैसला ना दिया जाए। ठीक है जितेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर बातचीत होगी, क्योंकि अब सीबीआई ने भी अपनी कार्रवाई आगे शुरू कर दी है। और साथ ही राकेश त्रिवेदी भी मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ हैं। मुंबई में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वहां से, उनसे भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले चूंकि अब इस पूरे मामले में आज दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा, एक रिपोर्ट आपके दिखा देते हैं आगे बढ़ने से पहले। चेहरे को सफेद दुपट्टे से ढककर कुछ इस तरह से मुंबई के ईडी दफ्तर में आज सुबह करीब 11:15 बजे अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया चक्रवर्ती को उनकी 3 प्रॉपर्टीज के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के खाते में हुए लेन देन के बारे में पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। उनसे 2015 से लेकर 2020 तकरीबन 5 सालों का उनका आईटीआर मांगा गया है, ताकि उनकी इनकम का सोर्स पता चल सके, एक्चुअल इनकम इतने 5 सालों में कितनी हुई है, क्योंकि उसी के हिसाब से अब अंदाजा लग सकेगा कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है पिछले 5 सालों में, क्या वो वाकई में उनकी ही सेविंग्स जो पुरानी बची हुई थी उनसे आई है, और जो करंट इनकम है उसका जो उन्होंने पोर्शन इस्तेमाल किया है, या फिर उसका सोर्स ऑफ इनकम कहीं और था। कल हमने आपको सुशांत सिंह राजपूत के 8 जून से 14 जून के बीच के कॉल डिटेल्स की जानकारी दी थी। आज हम आपको बताएंगे रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 साल में फोन पर किससे और कितनी बातचीत की थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 1192 बार बात की, जबकि भाई शोभिक चक्रवर्ती से 1069 बार बात की। सुशांत सिंह राजपूत से 145 बार रिया की बात हुई थी, जबकि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से 287 बार रिया की बात हुई। बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से रिया की 791 बार बातचीत हुई। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से रिया की 100 बार बातचीत हुई। इनके अलावा रिया चक्रवर्ती की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के साथ साथ मुंबई पुलिस के अफसरों से भी बातचीत हुई थी। इस बीच पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों पर दर्ज एफआईआर में पहले गिरफ्तार कौन होगा। मुंबई से अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधे हम अपडेट के लिए, चूंकि अभी रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ अभी भी जारी है, ईडी लगातार सवाल जवाब वहां पर हो रहे हैं। राकेश, क्या हो रहा है अभी, क्योंकि सूत्र ये बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका सामना रिया चक्रवर्ती को करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हलचल जो है किस तरीके से हो गई है। पिछले 7 घंटे से लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ जो है ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। यहाँ पर कम से कम जो 5 बड़े अधिकारी, उन्होंने एक एक करके जो है रिया से भी बातचीत की है, पूछताछ की, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इस वक्त जो है न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि शोभिक चक्रवर्ती भी जो है यहाँ पर दफ्तर में मौजूद है, हालांकि वो पूछताछ से बाहर है, ऐसी जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा सुबह 2 घंटे तकरीबन जो है ईडी ने
श्रुति मोदी जो कि इनकी बिजनेस मैनेजर रही है, उनसे पूछताछ की है। साथ ही साथ रितेश शाह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, उनसे बातचीत भी की, उनसे भी पूछताछ की है। श्रुति मोदी का किरदार जो इसलिए भी यहाँ पर अहम है क्योंकि कई सारे जो ऐसे दस्तावेज जहां पर शोविक चक्रवर्ती या फिर रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर श्रुति मोदी ने दस्तखत किए हैं, ये बात सामने आई है। रिया की तरफ से बताई गई कि श्रुति मोदी जो इनका ये सब कुछ डिसीजन जो हैंडल करती थी, ऐसे में ये जानकारी उन्हें नहीं थी कि आखिर किस तरीके के ट्रांजैक्शन हो गए थे। ये सारी जानकारी श्रुति मोदी के पास थी, तो ऐसे में श्रुति मोदी से अलग से पूछताछ हो गई है, रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो गई है। सबसे बड़ा सवाल जो ये पूछा जाएगा कि आखिर विविड गेज कंपनी जो उन्होंने बनाई थी सुशांत सिंह के साथ मिलके, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अक्टूबर 2019 में कंपनी बनाई है, उसके कुछ महीने बाद में आपने अपनी डायरेक्टरशिप जो है वो छोड़ दी। जी मीडिया का जो इन्वेस्टिगेशन था, उन्हीं सवालों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच एजेंसी मुहर लगाती हुई दिखाई दे गई है। हमने तो 7 घंटे से ज्यादा का वक्त अब होने वाला है यहाँ पर, और रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल ईडी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। जितेंद्र, आप भी हमारे साथ ये बताइए कि अब चूंकि सीबीआई ने कल एफआईआर दर्ज की, उसके बाद सीबीआई की एसआईटी यूनिट जांच आगे बढ़ा रही है, क्या रहा आज के दिन और अब आगे क्या होगा सीबीआई का अगला कदम? देखिए, सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज कर ली है और सबसे पहले जो इसकी जांच से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उन सबको स्टडी किया जा रहा है, और उसके बाद ही जहां पर सुशांत की मौत हुई है, जिस घर में, जिस कमरे के अंदर, वहां पर क्राइम ऑफ सीन को जो है री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, यानी कि उसकी जांच पड़ताल की जाएगी किस हालात में सुशांत की मौत हुई थी, किस हालात में वो अपने कमरे में पाए गए थे। उसी के बाद लाइन ऑफ लेंथ जो आगे इन्वेस्टिगेशन की वो शुरू होगी। इसमें सबसे अहम बात ये भी है शिरीन की, जो सुशांत के पिता है वो शिकायत करता है, तो उनसे भी पूरे बयान लिए जाएंगे, उनसे पूरी बात समझी जाएगी कि क्यों उनको शक है रिया पर, कैसे उसके पैसे लिए गए, और उसके बाद जाकर के आगे जो 6 आरोपी हैं, इसके अंदर नामजद आरोपी हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शोविक, उसके माता पिता, मैनेजर, हम आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ये बातचीत करने के लिए। और 15 अगस्त यानी कि आजादी का दिन बेहद नजदीक है, आपको भी पता है। दिल्ली के लाल किला पर हर साल की तरह इस साल भी मुख्य समारोह होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की इस बार शर्तें रहेंगी। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी छोटी कर दी गई है और इस बार स्कूली बच्चों की जगह 500 एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया है। कोरोना काल में इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद अलग अंदाज में मनाया जाएगा, पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए जो गेस्ट होंगे उनकी संख्या कम कर दी गई है। मैं इस रैंप पे हूं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कुर्सियां लगाई गई है, और जो भी गेस्ट होंगे उनके बीच ये गैप होगा प्रत्येक कुर्सी के बीच में। जिस जगह आप एंट्री करेंगे उस जगह पर आपको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो रैंप आप देख रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराएंगे, वहां पर गेस्टों की संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होगी, और यहाँ पर जहाँ पर स्कूली बच्चों ज़्यादा तादाद में आते थे, वहाँ पर अब सिर्फ एनसीसी कैडेट होंगे जिनकी संख्या 500 से 600 के बीच होगी। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 1500 कोरोना वॉरियर को बुलाया जा रहा है ताकि उनको यहाँ पर सम्मानित भी हो, क्योंकि कोरोना वॉरियर काफ़ी अहम भूमिका निभाएं इस कोरोना काल में। उनको बुलाया गया है, उनकी संख्या 1500 से के करीब होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे जिन्होंने कोरोना का संकट में काफ़ी बेहद काम किया और देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, पूरे लाल किले के इलाके को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर मचान बनाया गया, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है इस इलाके में वहां पर हर रोज तलाशी ली जा रही ताकि पूरी तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी से लोगों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त किक देने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम आएगी। और दूसरा, पोल्यूशन कम करना। फिलहाल ये पॉलिसी 3 साल के लिए है। हमारा इसमें मकसद है स्पेसिफिक, अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें, 2024 तक दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उसके कम से कम 25% नए व्हीकल्स 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए।
टू व्हीलर्स खरीदेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदेंगे तो आपको 30,000 तक अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल्स पे है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ई रिक्शाज पे 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली का कोरोना अपडेट जल्दी से बता देते हैं। हम दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1192 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 1108 मरीज ठीक हुए हैं और 23 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 5.09% हुई है और दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 89.84% हुआ है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,42,723 हो गई है। और आज देश में कोरोना संक्रमण के मामले भी अब आप देख लीजिए 20 लाख को पार कर चुके हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,538 नए केस सामने आए। 24 घंटे में संक्रमण से 886 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 20,27,074 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 13,78,105 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 67.98% हो गई है और 6,07,384 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि संक्रमण से अब तक 41,585 लोगों की मौत हुई है।